बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम रिबा, वॉइस क्लियर है ना? कंफर्म कीजिए एक बार। हाँ, तो आज हम हल्के अरबाब ज़ौक़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आज इसीलिए उठाया कि हमें आज ये तहरीक को पढ़ना था वैसे, लेकिन ये तहरीक जो है, ये तहरीक तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद करार दी गई है, इसलिए आज हम इसी तहरीक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इल्लीगल तहरीक को पढ़ेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालिए हल्के अरबाब ज़ौक़। और इससे पहले आप मुझे बताइए इसके अलावा हमें क्या-क्या इसमें रह गया है? तो मेरे ख्याल से लिखी तहरीक है, जदीदियत है और माबाद जदीदियत है। अगर उसके अलावा उन तीनों के अलावा कुछ बचा है तो मुझे बताइए। आप बताइए, वॉइस क्लियर है ना? हाँ बच्चे, तो हम कोशिश करेंगे एक दो दिनों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत कम टाइम बचा है आप सभी के पास। हाँ, तो हेडिंग डालिए आप हल्के अरबाब ज़ौक़। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, इत्मीनान, ठीक है? हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हल्के अरबाब ज़ौक़ जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि एक दफ़ा एग्जाम में पूछा गया था। हल्के अरबाब ज़ौक़ का जो दूसरा नाम है वो एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो इसको हम मजलिस दास्तां गोया के नाम से भी जानते हैं। हल्के अरबाब ज़ौक़ को हम और किस नाम से जानते हैं? मजलिस दास्तां गोया। हाँ बच्चे, वेरी गुड, अरीबा। तो मजलिस दास्तां गोया आप याद रखेंगे, हल्का अरबाब ज़ौक़ का ये दूसरा नाम है। इसको हम इस नाम से भी जो है, इसका नाम ये रखा गया था। फिर मजलिस दास्तां गोया इस नाम से भी जो है हम हल्के अरबाब ज़ौक़ को हम जानते हैं। बाद में इसको इसे यही नाम जो है रखा गया था। लिख लीजिए, हल्के अरबाब ज़ौक़ जो है मजलिस दास्तां गोया भी आप इसको लिखेंगे आगे, पता होना चाहिए आपको। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसे जो है, एक बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसे जो है इसके बाद भी शायद पूछा जा सकता है कभी। तो आपको आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हल्के अरबाब ज़ौक़ का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मजलिस दास्तां गोया, ठीक है? इसका कयाम जो है हल्के अरबाब ज़ौक़ का जो कयाम है, तरक्की पसंद तहरीक के कयाम के तकरीबन 3 साल बाद। तो आप सभी को पता है तरक्की पसंद तहरीक जो है 1936 में अमल में आया था। वो तहरीक अमल में आई थी 1936 में, तो उसकी तकरीबन 3 साल बाद 1939 में। तरक्की पसंद तहरीक की क़याम के 3 साल बाद आप याद रखेंगे 1939 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1939 आप ये डेट याद रखेंगे, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक है? हल्के अरबाब ज़ौक़ यानी कि मजलिस दास्तां गोया का क़याम तरक्की पसंद तहरीक के क़याम के तकरीबन 3 साल बाद यानी 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को लाहौर में अमल में आया था। कहाँ पे? बहुत अहम है। लाहौर में अमल में आया था। किसके घर पर? शाबाश! ये मुझे बताइए। ये भी एक अहम पॉइंट है इसमें से। किसके घर पर अमल में आया था? सैयद नासिर नहीं है बच्चे, नसीर है। वेरी गुड। सैयद नसीर अहमद जामाई के घर पर। वेरी गुड।
इसको लिख लीजिए, बहुत ही अहम पॉइंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका दूसरा नाम मुझे बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका कयाम कब अमल में आया था और किसके घर पर आया था? 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। ये हल्के अरबाब ज़ौक़ जो है, इसका कयाम तरक्की पसंद तहरीक के कयाम के तकरीबन 3 साल बाद, यानी 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई, सैयद नसीर है, आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी बन सकता है, सैयद नसीर अहमद और सैयद नासिर अहमद। कंफ्यूज नहीं होना है, नासिर नहीं है, नसीर है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अक्सर अक्सर वहां पर ध्यान नहीं देते, हमें पता होता है, हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो जाएगा, फिर वो आसान क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाते हैं। तो सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर अमल में आया था। बहुत अहम पॉइंट है ये, लिख लिया सभी ने? यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बोला था कल आपको, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो कुल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप इस लाइन को अच्छे से लिख लेंगे, याद भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हल्के अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक को बिलअमूम एक दूसरे की जिद करार दिया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे की जिद करार दिया जाता है। किस किस को? एक तो हल्के अरबाब ज़ौक़ को और दूसरा तरक्की पसंद तहरीक को। ये दोनों जो है, यानी कि हल्के अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक, इनको एक दूसरे की जिद करार दिया जाता है। वो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हल्के अरबाब ज़ौक़ की जिद जो है किसे करार दिया जाता है? ऑप्शन में अलीगढ़ तहरीक होगा, तरक्की पसंद तहरीक होगा, जदीदियत होगा, माबाद जदीदियत होगा। आपको पता होना चाहिए तरक्की पसंद तहरीक, ठीक है? हल्के अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक को एक दूसरे की जिद करार दिया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये सैयद नसीर अहमद जामई ने 29 अप्रैल 1939 को अपने घर पर चंद दोस्तों को जमा करके, डेट आप याद रखेंगे, 29 अप्रैल 1939। 29 नहीं है, ऑप्शन में 29 भी दिया जाएगा, आप गलत नहीं करेंगे, 39 है। तो इस डेट पर जब हम बात करते हैं, सैयद नसीर अहमद ने क्या किया था? अपने घर पर चंद दोस्तों को जमा करके क्या किया था? एक अदबी महफिल मुनक्किद की थी। और वो दोस्त जो है, कौन कौन इस अदबी महफिल में जो है शामिल हुए थे? शाबाश, एक दो, उन दो का नाम मुझे बताइए जरा। इनके जो कुछ दोस्त थे जो जिन्होंने शिरकत की थी इस अदबी महफिल के अंदर। शाबाश, अदबी महफिल मुनक्किद की गई थी और इस महफिल में एक ऐसी मजलिस के कयाम का मंसूबा बनाया गया था जिसमें अफसाने पढ़े जाएं और इन पर जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में तनकीद किया जाया करे। और इस मजलिस का नाम फिर क्या रखा गया? मजलिस दास्तां गोया रखा गया था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, जो अदबी महफिल जो मुनक्किद की गई थी सैयद नसीर अहमद के घर पर, जो कि चंद दोस्तों के जो है, इन्होंने चंद दोस्तों को बुलाया था, उनको जमा किया था इस महफिल के अंदर, वो उन्होंने भी शिरकत करी थी। और इसका जो मकसद था वो क्या था? ठीक है, इन्होंने कौन सा मंसूबा बनाया था? तो इनका जो मंसूबा था, इन्होंने क्या बना बोला था, इन्होंने बताया था अफसाने पढ़े जाएंगे उस महफिल के अंदर और उन अफसानों पर जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में तनकीद की जाएगी। और उसी का नाम फिर क्या रखा गया था? मजलिस दास्तां गोया। मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद ताबिश सिद्दीकी, ताबिश है बच्चे, सईद मोहम्मद अख्तर, लिख लीजिए बच्चे, इसको भी लिख लीजिए चले। इनमें से जो वो थे जिन्होंने इस अदबी महफिल को में शिरकत करी थी, जो कि चंद दोस्त थे सैयद नसीर अहमद के, लिख लीजिए। नसीम हिजाजी थे, नसीम हिजाजी, लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा। नसीम हिजाजी थे, ताबिश सिद्दीकी थे, ताबिश सिद्दीकी थे, हफीज होशियारपुरी थे,
हफीज होशियारपुरी थे, मोहम्मद फाजिल थे, मोहम्मद फाजिल थे, इकबाल अहमद थे, इकबाल अहमद थे, मोहम्मद सईद थे, सईद, मोहम्मद सईद थे, अब्दुल गनी थे, अब्दुल गनी थे, और शेर मोहम्मद अख्तर थे वगैरह। इसके अलावा भी और कुछ दोस्त थे इनके जिन्होंने इस अदबी महफिल के अंदर शिरकत करी थी, और इन्होंने क्या एक मंसूबा बनाया था, अफसाने पढ़ने का एक मंसूबा बनाया था, और उन पर क्या किया जाएगा, जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में उन पर तनकीद की जाएगी। और इसी मजलिस का नाम फिर क्या रखा गया था, मजलिस दास्तां गोया। बहुत ही अहम है, यहाँ तक जो मैंने बताया है आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर किसी को लिखना बाकी है तो लिख लीजिए। सैयद नसीर अहमद जामई ने 29 अप्रैल 1939 को अपने घर पर चंद दोस्तों यानी नसीम हिजाजी, ताबिश सिद्दीकी, हफीज होशियारपुरी, मोहम्मद फाजिल, इकबाल अहमद, मोहम्मद सईद, अब्दुल गनी और शेर मोहम्मद अख्तर वगैरह को जमा करके एक अदबी महफिल मुनक्किद की थी। आपको एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका कयाम कब अमल में आया था, और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्होंने जो है अपने घर पर जो एक अदबी महफिल मुनक्किद की थी वो कब की गई थी। तो दोनों का डेट सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस महफिल में एक ऐसी मजलिस के कयाम का मंसूबा बनाया गया था जिसमें अफसाने पढ़े जाएं और इन पर जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में तनकीद की जाया करेगी। और इस मजलिस का नाम ही फिर क्या रखा गया, मजलिस दास्तां गोया रखा गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश, पहले मुझे बताइए, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है, जो जो मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंट है, आप लिख के रखेंगे हर एक पॉइंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। याद रहे कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम, याद रहे कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था, बताइए। जो हल्के अरबाब ज़ौक़ का जो इब्तिदाई नाम था वो क्या था? शाबाश। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो चांसेस है डीपली भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना है इन चीजों पर। मजलिस दास्तान गोया, वेरी गुड। तो याद रहे कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम मजलिस दास्तान गोया था। हल्के अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदाई जो है नौशतीन, नौश नौ नश्तीन, मजलिस दास्तां गोया, नौ नशिस्तीन, नौ नशिस्तीन, मजलिस दास्तां गोया नाम के तहत ही मुनक्किद हुई थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका इब्तिदाई जो नाम था वो क्या था, हल्के अरबाब ज़ौक़ का। आपको पता होना चाहिए मजलिस दास्तां गोया ही जो है इसका इब्तिदाई नाम था, ठीक है। याद रहे कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम मजलिस दास्तां गोया था। हल्के अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदाई 9 नशिस्तीन मजलिस दास्तां गोया नाम के तहत ही मुनक्किद हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 2 सितंबर 2 सितंबर 1939, 2 सितंबर, पहले मैंने क्या बोला था, इसका कयाम कब अमल में आया था, 29 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 2 सितंबर 1939 ईस्वी को मुनक्किद होने वाली 10वीं जलसे में 10वें जलसे में मजलिस दास्तां गोया का नाम तब्दील कर दिया गया था। तो क्या रखा गया था फिर, शाबाश। इसका जो इब्तिदाई नाम था वो था मजलिस दास्तां गोया, इसको जो है तब्दील किया गया था, तो क्या नाम रख दिया गया था इसका फिर, 10वीं जलसे में इसका नाम तब्दील किया गया था 2 सितंबर 1939 को, और नाम तब्दील करके इसका नाम क्या रखा गया था, हल्के अरबाब ज़ौक़। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो है हल्के अरबाब ज़ौक़ आप सभी को पता है इसका कयाम कब अमल में आया था, लेकिन इसका नाम जो है कब तब्दील हुआ था,
ٹھیک ہے، تو مجلس داستان گویا سے جو ہے اس کا نام جب حلقہ ارباب ذوق پڑ گیا تو وہ کب؟ 10ویں جلسے میں. 10ویں جلسے میں یعنی کہ 2 ستمبر 1939 کو. 2 ستمبر 1939 کو منعقد ہونے والے 10ویں جلسے میں مجلس داستان گویا کا نام تبدیل کر کے حلقہ ارباب ذوق حفیظ ہوشیار پوری کی تجویز پر رکھا گیا تھا. تو کس کی تجویز پر اس نام کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور یہ نام رکھ دیا گیا تھا؟ حفیظ ہوشیار پوری کی تجویز پر اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا تھا. ہاں 2 ستمبر بچے آپ یاد رکھیں گے، 2 ستمبر 1939. جبکہ 10واں جلسہ تھا اس ٹائم. 10ویں جلسے میں اس کا نام تبدیل کر لیا گیا تھا اور حلقہ ارباب ذوق اس کا نام جو ہے رکھ دیا گیا تھا. کس کی تجویز پر؟ حفیظ ہوشیار پوری کی تجویز پر رکھا گیا تھا اس کا نام حلقہ ارباب ذوق. آپ کو کوشچن بن سکتا ہے اس کا ابتدائی نام کیا تھا، اور ابتدائی نام بدل کر اس کا جو نام رکھ دیا گیا تھا 10ویں جلسے کے اندر وہ تاریخ آپ کو پتا ہونی چاہیے، اور کس کی تجویز پر رکھا گیا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. حفیظ ہوشیار پوری. ویری گڈ. اس کے بعد لکھ لیجیے مجلس داستان گویا کا مقصد کسی نئی تحریک کو وجود میں لانا. مجلس داستان گویا کا مقصد کسی نئی تحریک کو وجود میں لانا اور ادب میں موضوع یا حیت کا کوئی نیا انقلاب برپا کرنا نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ بلکہ اس مجلس کی نوعیت تقریب جو ہے ملاقات کی تھی. مجلس داستان گویا کا مقصد کسی نئی تحریک کو وجود میں لانا نہیں تھا، ادب میں موضوع یا حیت کا کوئی نیا انقلاب برپا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس مجلس کی نوعیت تقریب ملاقات کی تھی. تقریب ملاقات کی تھی. تو یہی اس کا مقصد تھا. اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں نے، جو اس کے بانی تھے حلقہ ارباب ذوق کے، اس کے بانیوں نے اپنی مجلسوں کے لیے، جس کے بانی تھے انہوں نے اپنی مجلسوں کے لیے کچھ باتوں کو ملفوظ رکھنے کی تاکید کی تھی. وہ باتیں کیا کیا تھی؟ حلقہ ارباب کے جو بانی تھے، بانیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی مجلسوں کے لیے کچھ باتوں کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کی تھی. اور وہ باتیں کیا کیا تھی شباش؟ کسی کو پتا ہو تو بتائیے. حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں نے اپنی مجلسوں کے لیے چند باتوں کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کی تھی. جیسے شباش. اس کے لیے انہیں کچھ اصول بھی بنائے تھے، کوئی ضوابط بھی تھے اس کے لیے. اگر اس کو انہوں نے جو ہے اپنی مجلس میں کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا کیسے کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے کچھ پرنسپلز بھی جو ہے عائد کیے تھے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا رولز ہونے چاہیے، ریگولیشنز کیا کیا ہونے چاہیے اس کے اندر، وہ ان کے بانیوں نے، جو حلقہ ارباب ذوق کے بانی تھے، انہوں نے اپنی مجلس کے لیے کچھ باتوں کا جو ہے کچھ باتوں کی تاکید کری تھی. وہ کیا کیا تھا؟ حلقہ ارباب ذوق کا کوئی مستقل صدر نہیں ہوگا. تو پہلا جو تھا انہوں نے کیا بتایا تھا؟ حلقہ ارباب ذوق کا کوئی مستقل صدر نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کیا بتایا تھا؟ اور اس کا صرف ایک مستقل سیکریٹری ہوگا. انہوں نے ایک بات بتائی تھی، اس کا جو ہے اس حلقہ ارباب ذوق کا جو کوئی مستقل صدر نہیں ہوگا، اور حلقہ ارباب ذوق کا صرف ایک مستقل سیکریٹری ہوگا. اور رکن بننے کے لیے، اس کا رکن بننے کے لیے یعنی کہ حلقہ ارباب ذوق کا رکن بننے کے لیے کوئی چندہ یا فیس نہیں لی جائے گی. کوئی چندہ یا فیس نہیں لی جائے گی. ہاں بچے، ادب برائے زندگی نہیں بلکہ ادب برائے ادب. جیسے کل میں نے کیا بتایا تھا ترقی پسند تحریک کے اندر، ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے زندگی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر الٹا ہے، میں نے پہلے ہی بولا تھا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. یہاں پر ادب برائے زندگی نہیں بلکہ ادب برائے ادب کی بات کی گئی تھی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا بچے؟ رکن مطلب بچے اس کا ممبر جو بننا تھا اس کو ہم رکن بولتے ہیں.
तो हल्के अरबाब ज़ौक़ का कोई मुस्तकिल सदर नहीं होगा और इसका सिर्फ एक मुस्तकिल सेक्रेटरी होगा और रुकन बनने के लिए, इसका मेंबर बनने के लिए कोई चंदा या फीस नहीं ली जाएगी। और क्या बताया था शबाश? और क्या-क्या बताया गया था? और बताया गया था हर साल के लिए एक सेक्रेटरी चुना जाएगा। तो सेक्रेटरी हर साल के लिए अलग-अलग चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्रेटरी जो है इसका रहेगा, बल्कि हर साल जो है एक इसका सेक्रेटरी चुना जाएगा। और हल्के का जलसे हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होगा। हल्के अरबाब ज़ौक़ का जो जलसा हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होगा, यानी कि हफ्ते में इसका एक जलसा होता था। इन्होंने बताया था एक रुकन की, यानी कि एक मेंबर जो इस से जो है वाबस्ता था, जो भी इसके साथ वाबस्ता थे, उन्होंने बताया था कि जो भी रुकन जो है इस से वाबस्ता था हल्के अरबाब ज़ौक़ से, उनके मकान पर होगा। यानी कि एक हफ्ते अगर एक रुकन के घर पर जो है एक जलसा जो है यहाँ पर मुनाकिद किया जाएगा, तो दूसरे हफ्ते में किसी और दूसरे रुकन के घर पर इसको मकान पर इसको जो है मुनाकिद किया जाएगा। तो इसी तरह जो है, जो भी इसका रुकन है, हर हफ्ते उनके जो है मकान पर ये जलसा मुनाकिद किया जाएगा और जिसकी ज़िम्मा क्या होगा, सबको चाय पिलाना होगा। तो अगर इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते क करेंगे इस हल्के अरबाब ज़ौक़ की, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताती हूँ। अगर इसके 7 रुकन थे, मेंबर थे इस हल्के अरबाब ज़ौक़ के, तो इन्होंने बताया था अगर 7 है तो हर कोई जो है एक हफ्ते-हफ्ते में जो है हर एक के घर पर, हर एक के मकान पर इस जलसे को मुनक्किद किया जाएगा और उसका क्या क्या कौन-सी ज़िम्मेदारी होगी? जिसके घर पर भी जो है जलसे को मुनक्किद किया जाएगा और उसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी? सबको चाय पिलानी होगी। ये कुछ जो है इन्होंने इसके अंदर कुछ रूल्स बनाए थे। हाँ, चाय पिलाना, वेरी गुड। हफ्ते के जलसे पर हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होगा, जिसके ज़िम्मा सबको चाय पिलाना होगा। और हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में किस-किस का नाम आता है? हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में सैयद नसीर अहमद का नाम आता है, हफ़ीज़ होशियारपुरी का नाम आता है, शेर मोहम्मद अख्तर का नाम आता है, ताबिश सिद्दीकी का नाम आता है, मोहम्मद अफ़ज़ल का नाम आता है, नसीम हिजाज़ी का नाम आता है, ठीक है? वगैरह का नाम। बच्चे यहाँ पर मीरा जी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बानियों का बताया गया है। यहाँ पर बानियों का बताया गया है। उन्होंने फिर इसके जलसे में उन्होंने शिरकत की थी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बानियों की मैं बता रही हूँ, जो भी इस हल्के अरबाब ज़ौक़ के जो बानी थे, उनका मैं नाम बता रही हूँ। सैयद नसीर अहमद जामई है, हफ़ीज़ होशियारपुरी थे, शेर मोहम्मद अख्तर थे, ताबिश सिद्दीकी थे, मोहम्मद अफ़ज़ल थे और नसीम हिजाज़ी वग़ैरह जो है इसमें शामिल थे। और इन्होंने ही क्या बताया था? इन्होंने ही बताया था कि जो इसके बानी थे हल्के अरबाब ज़ौक़, जिनका मैंने आपको नाम बताया है, इन्होंने ही अपने मजलिसों के लिए कुछ बातों को मलफ़ूज़ रखने की ताकीद की थी। जैसे बताया था कि मुस्तकिल सदर नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ एक मुस्तकिल सेक्रेटरी होगा, हर साल जो है एक सेक्रेटरी चुना जाएगा। रुकन बनने के लिए ना कोई चंदा या कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और क्या बताया था? इस जलसे में हर हफ़्ते एक रुकन के मकान पर होगा, जिसकी ज़िम्मा क्या होगा? सबको चाय पिलाना होगा, ये इन्होंने बताया था। और इसके बाद आप लिखेंगे, इब्तिदा में हल्के अरबाब ज़ौक़ के जलसे इब्तिदा में हल्के अरबाब ज़ौक़ के जलसे अरकाने हल्का की रिहाइशगाहों रिहाइशगाहों पर हर इतवार को हुआ करते थे। जब हम शुरुआत की बात करते हैं, जब आगाज़ हुआ था इसका इब्तिदा में जो हम ज़िक्र करते हैं, बात करते हैं इसकी, हल्के अरबाब ज़ौक़ की, तो जलसे अरकाने हल्का की रिहाइशगाहों पर हर इतवार को हुआ करते थे। और 1944 ईस्वी से यानी कि इसका क़याम कब अमल में आया था? 1939 में। तो उसके 5 साल बाद यानी कि 1944 में, 1944 ईस्वी से अरकान हल्का के घरों के बजाय, इससे पहले क्या बताया था इन्होंने? जो इस हल्के अरबाब ज़ौक़ के रुकन होंगे, हर हफ्ते जो है एक-एक रुकन के घर पर, उनके मकान पर ये जलसे को मुनक्किद किया जाएगा। लेकिन 1944 में इन्होंने क्या बताया था फिर? शाबाश! 1944 से जो अरकान हल्का के घरों के बजाय
MCA हाल में मुनक्किद होने लगे थे। पहले इनके घरों पर, इनके मकानों में जो है इस जलसे को मुनक्किद किया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बताया था, 1944 की ये बात है, इन्होंने बताया था, क्योंकि मकानों की, जब हम मकानों की बात करते हैं तो इन्होंने बताया था क्यों हम मकानों में जो है इस जलसे को मुनक्किद करेंगे, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, MCA हॉल में इसको मुनक्किद करेंगे। किसमें? MCA हॉल में। पहले तो अपने घरों पर इसको ये मुनक्किद करते थे इन जलसों को, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद उन्होंने बताया था घरों की बजाय MCA हॉल में मुनक्किद होने लगी थी। शाबाश, इनको मुनक्किद किया गया था MCA हॉल में। इसको आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उन्नीस सौ चवालीस से अरकान हल्का के घरों के बजाय MCA हॉल में मुनक्किद होने लगे थे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जब हम बात करते हैं 1939 की, तब क्या होता था, इन्होंने क्या बताया था, जो इसके बानी थे उन्होंने बताया था हर हफ्ते में जो है एक रुकन के मकान पर, ठीक है, जलसा मुनक्किद किया जाएगा। और इसके बाद जब हम 5 साल की बात करते हैं, 1944 की जब हम बात करते हैं, इन्होंने बताया था घरों की बजाय हम MCA हॉल में इस जलसे को मुनक्किद करेंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। समझ में आया? यहाँ तक आपको क्लियर है? और जब पहला जलसा इसका हुआ था ना, हल्के अरबाब ज़ौक़ का जो पहला जलसा मुनक्किद किया गया था, वो किसके घर पर मुनक्किद किया गया था? किसकी रिहाइश गाह पर जो है उस जलसे को मुनक्किद किया गया था? ये मुझे बताइए, बहुत ही अहम है। शाबाश। हाँ बच्चे, मेमरान के घरों पर, रुकन, उनके घरों पर बताया गया था हर हफ्ते में जो है उस जलसे को मुनक्किद किया जाएगा। एक हफ्ते जो, अगर एक रुकन के घर पर इसको मुनक्किद किया जाएगा और दूसरे हफ्ते दूसरे रुकन के घर पर। लेकिन बाद में 5 साल बाद 1944 में इन्होंने बताया था घरों की, क्यों ना हम घरों के बजाय MCA हॉल में जलसों को मुनक्किद करें। वेरी गुड। तो पहला जो जलसा मुनक्किद किया गया था वो नसीर अहमद जामाई की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ था। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहला जलसा नसीर अहमद जामाई की रिहाइश गाह पर जो है मुनक्किद हुआ था, और इसकी सदारत किसने की थी? हफीज होशियारपुरी ने इसकी सदारत की थी। अहम क्वेश्चन है दोनों। तो पहला जलसा जो है नसीर अहमद जामाई की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ था, और इसकी सदारत किसने की थी? हफीज होशियारपुरी ने इसकी सदारत की थी। जिसमें पहला अफसाना कौन सा पेश हुआ था? शाबाश। इनका तो ये, इन्होंने यही बोला था ना, अगर जो है जलसे में इनका क्या काम था? अफसाने पढ़ना, उन पर क्या करना। शाबाश, वेरी गुड, तलाफी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिसमें पहला अफसाना तलाफी, क्योंकि नसीम हिजाजी ने तनकीद के लिए पेश किया था, नसीम हिजाजी ने तनकीद के लिए पेश किया था पहला अफसाना तलाफी। इसको आप याद रखेंगे। पहला जो जलसा नसीर अहमद जामाई की रिहाइश गाह पर मुनाकिद हुआ था, यानी कि इनके मकान में, इनके घर में जो है इसको मुनक्किद किया गया था, और इसकी सदारत हफीज होशियारपुरी ने की थी। जिसमें पहला अफसाना तलाफी नसीम हिजाजी ने तनकीद के लिए पेश किया था। और उसके बाद आप लिखेंगे कयूम नजर, कयूम नजर और यूसुफ जफर, कयूम नजर और यूसुफ जफर अगरचे हल्के के बानियों में से नहीं थे, लेकिन वो अहम रुकन थे इसके। तो जिसके बानी थे, मैंने बताया था, सैयद नसीर अहमद है, हफीज होशियारपुरी थे, शेर मोहम्मद अख्तर थे, मोहम्मद अफजल थे, नसीम हिजाजी थे, ताबिस सिद्दीकी थे। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कयूम नजर और यूसुफ जफर की, ये इस जो है हल्के अरबाब ज़ौक़ के जो है बानियों में से नहीं थे, बल्कि अहम रुकन थे इस हल्के अरबाब ज़ौक़ के। कयूम नजर और यूसुफ जफर अहम रुकन थे। और हल्के के रिकॉर्ड के मुताबिक जब हम देखते हैं, हल्के के, यानी कि हल्के अरबाब ज़ौक़ के रिकॉर्ड के मुताबिक मीराजी ने सबसे पहले, मीराजी ने सबसे पहले 25 अगस्त 25 अगस्त 1940 ईस्वी को, 1940 ईस्वी को हल्के के जलसे में
شرکت کی تھی. کس کی دعوت پر؟ قیوم نظر کی دعوت پر انہوں نے شرکت کی تھی جلسے میں. تو حلقہ ارباب ذوق کے ریکارڈ کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو میرا جی نے سب سے پہلے 25 اگست 1940 عیسوی کو حلقے کے جلسے میں قیوم نظر کی دعوت پر شرکت کی تھی. قیوم نظر کیا تھے؟ حلقہ ارباب ذوق کے ایک اہم ممبر تھے، رکن تھے، اور انہی کی دعوت پر انہوں نے شرکت کی تھی 25 اگست 1925 کو. ٹھیک ہے، جلسے کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. کس نے؟ میرا جی نے. بہت ہی اہم ہے. میرا جی کے حوالے سے ایگزام میں کوشچن بنتا ہے. میرا جی کس سے تعلق رکھتے تھے؟ تو حلقہ ارباب ذوق سے. کلیئر ہے یہاں تک سبھی کو؟ کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے یا اگر لکھنا باقی ہے یا کچھ کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے بتا سکتے ہیں. چلے، کلیئر ہے سبھی کو؟ سب لوگ جواب دیجئے جتنے بھی بچے کلاس میں ہیں. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد لکھ لیجئے، یاد رہے کہ میرا جی بھی حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں سے نہیں تھے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں میرا جی کی وجہ سے حلقے کو ایک واضح ادبی رجحان ملا، اس لیے حلقہ ارباب ذوق کا نام لیتے ہی میرا جی کا نام آ جاتا ہے. آپ سبھی کو پتا ہے جب بھی میرا جی کے حوالے سے کوشچن بنتا ہے ایگزام میں تو یہی پوچھا جاتا ہے کس سے وابستہ تھے، تو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے. یہ اس کے بانیوں میں سے نہیں تھے، لیکن جب بھی یہاں پر اس کا ذکر ہوتا ہے تو میرا جی کا نام اس کا ذکر آتا ہی. اس کے بعد شباش، ترقی پسندوں نے آپ سبھی کو پتا ایک دوسرے کی ضد ہے. ترقی پسندوں نے اور ان میں خاص طور پر سردار جعفری اور سجاد ظہیر جو کہ کس سے تعلق رکھتے تھے، کس تحریک کے ساتھ؟ یہ مخالفت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی ضد ہے تو مخالفین تو ہوں گے. سردار جعفری اور سجاد ظہیر بھی اسی جو یعنی کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اور یہی بتایا گیا ہے یہاں پہ ترقی پسندوں نے اور ان میں خاص طور پر سردار جعفری یعنی کہ علی سردار جعفری اور سجاد ظہیر نے حلقہ ارباب ذوق کو شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ہاں بچے، ترقی پسند تحریک. ترقی پسندوں نے اور ان میں خاص طور پر علی سردار جعفری سجاد ظہیر نے حلقہ ارباب ذوق کو شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس کے بعد سردار جعفری نے ترقی پسند ادب میں حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں کو حیت پرست، ایہام پرست اور جنس پرست ادب قرار دیا ہے. جو یورپ کے، لکھ لیجیے پہلے، سردار جعفری نے ترقی پسند ادب میں حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں کو حیت پرست، ایہام پرست اور جنس پرست ادیب قرار دیا ہے. جو یورپ کے انحاطی ادب سے متاثر تھے. جو یورپ کے انحاطی ادب سے کیا تھے؟ متاثر تھے. جعفری نے یعنی کہ سید سردار علی سردار جعفری نے ترقی پسند ادب میں حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں کو حیت پرست، ایہام پرست، جنس پرست ادیب قرار دیا ہے، جو یورپ کی جو ہے انحاطی ادب سے کیا تھے؟ متاثر تھے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے آپ، سجاد ظہیر نے روشنائی سجاد ظہیر نے روشنائی میں
मीराजी को इंग्लिस्तान के जदीद रुजअत परस्तों का चरबा करार देते हुए हल्के अरबाब ज़ौक़ को मजहूलियत का जिक्र किया है। सज्जाद ज़हीर ने रोशनाई में मीराजी को इंग्लिस्तान के जदीद रुजअत परस्तों का चरबा करार देते हुए हल्के अरबाब ज़ौक़ की मजहूलियत का जिक्र किया है। मजहूलियत का जिक्र किया है। लेकिन जो मेन है इसमें से वो पहला जो मैंने आपको बताया है तरक्की पसंदों ने मेन जो है अली सदर जाफरी और सज्जाद ज़हीर का नाम आता है। इन्होंने हल्के अरबाब ज़ौक़ को शिद्दत से तनकीद का निशाना बनाया है। बहुत ही अहम पॉइंट है ये। इसके बाद आप लिखेंगे, इसके लिए कुछ अकवाल जो है वो आप लिखेंगे। मिराजी और हल्के से मुतल्लिक जो कुछ चंद अहम अकवाल है उनको आप लिख लीजिए। मिराजी की आमद से हल्के में नई रूह पैदा हो गई, शेर अख्तर ने कहा है। यानी कि मिराजी की आमद से हल्के में क्या हो गई, नई रूह पैदा हो गई। ये शेर मोहम्मद अख्तर का कॉल है। इसके बाद लिखेंगे आप नौजवानों की इस मजलिस में मिराजी की हैसियत पीर मगां की सी थी। नौजवानों की इस मजलिस में मिराजी की हैसियत पीर मगां की सी थी। ये किसका कॉल है? तो महमूद निजामी का कॉल है। महमूद निजामी का कॉल है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, हल्के अरबाब ज़ौक़ के नजदीक तजुर्बा हल्के अरबाब ज़ौक़ के नजदीक तजुर्बा, जिद्दत और इनफरादियत फन के लिए बुनियादी चीजें हैं। हल्के अरबाब ज़ौक़ के नजदीक तजुर्बा, जिद्दत और इनफरादियत फन के लिए बुनियादी चीजें हैं। इसके बाद फर्द और माशरा की कशमकश में हल्के अरबाब ज़ौक़ ने माशरा के मुकाबले में फर्द और ज़ात को अहमियत दी है। तो अहम पॉइंट है ये भी। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, तो यहाँ पर किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, किसको अहमियत दी गई थी? फर्द और ज़ात को अहमियत दी गई थी। किसके मुकाबले में? माशरा के मुकाबले में। वेरी गुड। हल्के अरबाब ज़ौक़ की जब हम बात करते हैं, फर्द और माशरा की कशमकश में हल्के अरबाब ज़ौक़ ने माशरा के मुकाबले में फर्द और ज़ात को अहमियत दी थी। माशरा के मुकाबले में जब हम बात करते हैं तो किसको अहमियत दी गई? फर्द और ज़ात को अहमियत दी गई। फर्द और ज़ात को। इसके बाद लिख लीजिए, हल्का ने तजुर्बे इस शर्त के साथ हल्के ने तजुर्बे पर इस शर्त के साथ जोर दिया है कि तजुर्बा नया हो। हल्के ने तजुर्बे पर इस शर्त के साथ जोर दिया है कि तजुर्बा क्या हो? नया हो। तजुर्बा नया होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया था। और इसके बाद हल्के ने हैयत और दाखिलियत पर जोर सबसे ज्यादा दिया है। हल्के ने हैयत और दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जुमरू में पूछे जा सकते हैं। तो जुमरू के हवाले से जब भी 4 स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वहां पर अगर हमें 2 भी पता होते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या करना होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अच्छे से जो है जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा आराम से। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं एग्जाम में तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ये जो पूछा जाएगा कि हल्के अरबाब ज़ौक़ में जो है किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, क्या फर्द पर एक स्टेटमेंट में होगा फर्द पर जोर दिया गया है, एक स्टेटमेंट में होगा माशरे में जोर दिया गया है। जब आपको पता होगा तो तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या?
کنفرم کیجیے، سب لوگ بتائیے. اگر سبھی کو کلیئر ہے تو پھر عدنان آپ کو وہاں سے کوئی ایشو ہوگا، چلے کوئی بات نہیں، تو بیچ میں ایسا ہوتا ہے. تو اس کے بعد لکھ لیجیے حلقے کے فنکاروں کے نزدیک، حلقے کے فنکاروں کے نزدیک اچھا ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا عکاس و ترجمان بھی ہو اور جس میں روایات کی پاسداری بھی موجود ہو. حلقے کے فنکاروں کے نزدیک اچھا ادب کون سا ہے؟ اچھا ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا عکاس و ترجمہ بھی ہو اور جس میں روایات کی پاسداری بھی موجود ہو، وہی اچھا ادب ہے. حلقے ارباب ذوق کے جب ہم اس کے نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کے فن پاروں کے نزدیک نے بتایا ہے اچھا ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا عکاس و ترجمہ بھی ہو اور جس میں روایات کی پاسداری بھی موجود ہو. ہاں، اس کے بعد لکھ لیجیے ترقی پسند شاعروں کے مقابلے میں، ترقی پسند شاعروں کے مقابلے میں حلقہ کے شاعروں کے یہاں احساس ذات شدید ہے. ترقی پسند شاعروں کے مقابلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو حلقہ کے شاعروں کے یہاں احساس ذات شدید ہے، احساس ذات شدید ہے. اور حلقے ارباب ذوق کی ابتدا افسانہ خوانی سے ہوئی تھی، جبکہ آپ نے ابھی بولا تھا، جبکہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا تھا جو پہلا جلسہ منعقد کیا گیا تھا سید نصیر احمد کے گھر پر، تو وہاں پر جو پہلا افسانہ جو پیش کیا گیا تھا وہ تھا تلافی. تو یہی آپ یاد رکھیں گے، جو حلقے ارباب ذوق کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ کہاں سے کیسے جو ہے کس سے ہوئی تھی؟ افسانہ خوانی سے ہوئی تھی. تو پہلا افسانہ تلافی پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد لکھ لیجیے، یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ میراجی نے حلقے کا رخ، میراجی نے اس حلقے یعنی کہ حلقے ارباب ذوق کا رخ تنقید کی طرف موڑا تھا. اس کا رخ انہوں نے کس کی طرف موڑا تھا؟ میراجی نے تنقید کی طرف اس کا رخ موڑا گیا تھا. اور حلقے ارباب ذوق نے نئی نظم کو فروغ دینے میں، نئی نظم کو فروغ دینے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہے. جو حلقے ارباب ذوق ہے انہوں نے، اس نے جو ہے نئی نظم کو فروغ دینے میں کیا کیا تھا؟ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہے، نئی نظم کو فروغ دینے میں. اور اس کے بعد حلقے ارباب ذوق نے ترقی پسند تحریکی ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا تھا. تو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو عدنان نے پہلے ہی بولا تھا، ہم پہلے ہی جو ہے یہاں پر ڈسکس کر چکے تھے. ترقی پسند تحریک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ادب برائے زندگی کی بات ہوئی تھی. تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں حلقہ ارباب ذوق کے اندر، یہاں پہ ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا گیا تھا. مین پوائنٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی ضد ہے تو اپوزٹ تو ہوگا ہی. تو ان چیزوں کو جب دھیان دیں گے ان چیزوں پر تو آپ آرام سے ان کوشچنس کو حل کر سکتے ہیں. ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا تھا حلقہ ارباب ذوق. اس کے بعد لکھ لیجیے، یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ، حلقہ ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید ہے. کیا ہے؟ مجلسی تنقید ہے، جسے حلقے کی ہفتہ وار مجلس کی بدولت فروغ ہوا تھا. یہ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ جو ہے مجلسی تنقید ہے، جسے حلقے کی ہفتہ وار مجلس کی بدولت فروغ ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ لکھیں گے انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے، انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے انتظار حسین، عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم کو حلقہ کی رکنیت سے علیحدہ کیا گیا تھا. انتہائی پسند سرگرمیوں کی وجہ سے کیا کیا گیا تھا؟ کن کو الگ کر دیا گیا، علیحدہ کیا گیا تھا؟ انتظار حسین کو، عبادت بریلوی کو،
سید وقار عظیم کو حلقہ کی رکنیت سے علیحدہ کیا گیا تھا؟ اب بتائیے مجھے، یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا، حلقہ ارباب ذوق سے جو وابستہ شعراء تھے تو یہ آپ کو پتا ہوگا۔ حلقہ ارباب ذوق سے جو شعراء وابستہ تھے ان میں سے جو ہے میراجی تھا، اور نون میم راشد بھی تھے، ٹھیک ہے، قیوم نظر تھے، تابر صدیقی تھے، ٹھیک ہے، اختر ہوشیار پوری تھے، جو ناموں جو ہے جو میں نے آپ ایسے پہلے ہی بتائے تھے وہ نام آپ سبھی اس میں مینشن کریں گے۔ اہم اہم جو تھے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ ناصر کاظمی، بہت سارے تھے بچے اس کے ساتھ وابستہ تھے، کہ جو اہم ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت لوگ وابستہ تھے۔ نصیر کاظمی بھی تھے بچے، اہم ناقد تھے اس کے، یہ ناقدین میں سے ہیں نصیر کاظمی، تو یہ بھی اسی سے کیا تھے، وابستہ تھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں میراجی کی، میراجی بھی اسی سے وابستہ تھے، ناصر کاظمی بھی اسی سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے، نسیم حجازی تھے اسی کے ساتھ وابستہ، اور ناصر کاظمی جو کہ آپ نے بتایا ہی ہے، سلیم شاہد تھے، بہت سارے تھے۔ تو جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے، وہ آپ یاد رکھیں گے، جیسے کہ میراجی ہے، ٹھیک ہے، نون میم راشد بھی ہے، یوسف ظفر ہے، قیوم ظفر ہے، تابش صدیقی تھے، اختر ہوشیار پوری تھے، اس طرح یہ سارے نام جو ہے آپ یاد رکھیں گے۔ انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے انتظار حسین، عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم کی کو جو ہے حلقے کی رکنیت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا، ہاں بچے ناصر کاظمی بھی اس سے وابستہ تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں۔ تو اس کے بعد جو پینڈنگ رہا ہے اس میں سے وہ علی گڑھ تحریک ہے، جدیدیت ہے اور مابعد جدیدیت ہے، کیونکہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کو ہم ایک ہی دن کور کریں گے، اور علی گڑھ تحریک کو ایک دن، تو 2 دن لگیں گے ابھی اس کو۔ ہاں بچے، یوسف ظفر، قیوم نظر، نسیم حجازی، وزیر آغا، تابر صدیقی، حافظ ہوشیار پوری، یہ بہت مین ہے، اور میراجی یہ مین ہے اس کے ساتھ جو وابستہ تھے۔ یہ آپ سبھی کو پتا ہے کیا تھے جن کا نام آپ نے بتایا ہے، تو یہ اس کے بانیوں میں سے تھے، اور بہت ہی اور جو مین مین چیز میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہی سے کوشچن بنتا ہے۔ اگر حلقہ ارباب ذوق سے کوئی کوشچن پوچھا جائے تو یہاں سے ڈیفینیٹلی کوئی کوشچن پوچھا جائے گا، اس سے باہر کوئی بھی کوشچن نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ بس ریوائز کیجئے، بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس، تو آپ سبھی نے فارم کرے ہیں یا کسی کو پینڈنگ ہے؟ کس کس نے فارم فل کرا ہے؟ ویری گڈ بچے عدنان، اور اس کے علاوہ عدنان کے علاوہ کس کس نے؟ اور اس کا لاسٹ ڈیٹ کب ہے؟ شاید 10 کو ہے نا؟ عبد البچے جلدی سے ابھی جو ہے جتنا ہو سکے ابھی فارم کو فل کیجئے۔ اور اریبا، جو بھی بچے کلاس میں ہیں بتائیے، اریبا ہے، صفا بتائیے لاسٹ ڈیٹ کب ہے اس کا؟ 10 کو ہے؟ ہاں تو بہتر ہے کہ آپ جلدی سے جلدی جو ہے اپنے فارمز کو فل کیجیے۔ کیا بچے، کیا کنفیوژن ہے ذرا بتائیے، کیا کنفیوژن ہے آپ کو؟ کیا کنفیوژن ہے آپ کو بی سی میں؟ کیا کنفیوژن، کیسی کنفیوژن ہے بتائیے؟
अदनान बच्चे आपकी भी कैटेगरी शायद ओबीसी है ना? बताइए क्या कंफ्यूजन है? मेरे बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं तो तकरीबन सारे बच्चे ओबीसी से ही हैं। अच्छा बच्चे अब जनरल से हैं। हाँ बताइए क्या इशू आ रहा है आपको? फॉर्म में आपको क्या इशू आ रहा है बताइए। गलत नहीं करिएगा, अगर आपको खुद से कोई इशू आ रहा है तो फिर खुद से इसको फॉर्म फिल मत कीजिए। हाँ बच्चे कुछ बच्चे हैं, दो तीन क्लास में जनरल है, बाकी ओबीसी से ही है। वैसे तो आपको भी ओबीसी होना चाहिए क्योंकि बाहर के सभी बच्चे ओबीसी, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। जैसे वहां पर अगर हम देखेंगे 100 में से 90% होंगे कैटेगरी से बच्चे और 10% जनरल से होंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ का जो सीन है, तो यहाँ पर 100 में से 10% कैटेगरी के होते हैं, तो 90% होते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे। हाँ अब्दुल बच्चे बताइए क्या इशू है आपको, ओबीसी कैटेगरी में क्या आपको इशू आता है फॉर्म फिलिंग करने के टाइम? गलत नहीं करना, अगर आपको गलत हो रहा है तो फिर आप खुद से फॉर्म फिल मत कीजिए। समझ नहीं आ रहा है मुझे, अच्छे से बताइए। तो बच्चे आप अपनी एज के हिसाब से जो है इसका एज लिमिट दिया गया है, तो आप तीनों में से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, तो चाहे पीएचडी हो। तो तीनों पे आप जो है ये कर सकते हैं, तीनों में जो है इन तीनों को आप लगा सकते हैं, तीनों में आप भर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चूज नहीं करना है, जैसे कि कोई बच्चा है वो नेट के लिए चूज करता है, कोई जेआरएफ के लिए गलती से यूज करता है, कोई पीएचडी के लिए यूज करते हैं जो है चूज करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं तीनों के लिए आपको चूज करना होगा, फिर बाद में आपको अगर आपको जेआरएफ होता है तो अच्छी बात है, इससे नीचे आप आएंगे तो आपका नेट डेफिनेटली हो जाएगा, तो इससे नीचे आएंगे आप तो पीएचडी आपका डेफिनेटली हो जाएगा। जब आप एक पे ही करेंगे, अगर आप जेआरएफ पे करेंगे तो अगर अल्लाह ना करे आपका जेआरएफ ना हो तो पीएचडी आप रह जाएंगे। इस तरह आपको क्या करना है, तीनों में जो है आपको लगाना है, तीनों आप कर सकते हैं, नेट में भी, जेआरएफ में भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं और पीएचडी में भी। तो डिपेंड करता है आपकी एज पे, का एज लिमिट है तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आप तीनों को चूज करेंगे, ठीक है? बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बताइए, उसके बाद हम क्लास को रखते हैं। कल मुझे बताइए, कल हम क्लास लें या कल संडे है ना? कल का क्या सीन है बताइए, कल हम क्लास लें या मंडे को हम क्लास लें? फर्स्ट पेपर का है कल बच्चे, इसका मैं बता रही हूँ, इसका मुझे बताइए क्लास आपको शाम को। सभी लोग जवाब दीजिए, शाबाश, फिर क्लास में बहुत जो है जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। आप हम क्लास करें या कल हम ऑफ ही रखें? शाबाश, जवाब दीजिए, उसके बाद हम क्लास को रखते हैं।
अगर सभी बच्चे कल क्लास में आ पाएँगे तो हम क्लास को कर लेंगे। अगर आपको कोई इश्यू आता है या कुछ भी आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बच्चे मैं एनएफ नहीं समझ पा रही हूँ आपका, ये क्या लिख रहे हैं आप? फुल जो है फॉर्म में लिख लीजिए। कल 8 बजे तो फिर भी हमारी क्लास रहेगी जैसे हमारे टाइम पे होती है। अगर आप फ्री हुए हैं तो फिर हम क्लास को करेंगे। हाँ, मुझे नेट मैंने बोला ना, नेट पर भी, पीएचडी पर भी और जेआरएफ पे भी, तीनों पे आपको करना है। आप सिर्फ एक को चूज़ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे गलती से भी करते हैं जेआरएफ को, कुछ गलती से नेट को चूज़ करते हैं, कुछ पीएचडी को गलती से चूज़ करते हैं। कुछ बच्चों को लगता है सिर्फ हम तीनों में से एक ही को चूज़ कर सकते हैं, जबकि आप तीनों को एट ए टाइम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर कट ऑफ पे डिपेंड करता है आपका किस में से आ जाएगा, जेआरएफ में आ जाएगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर उर्दू का जो कट ऑफ है, अगर इस बार 208 गया था, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 208 अगर आपको नंबर आ रहे हैं, तो आपका नेट हो जाएगा। तो अगर आपको जो है 188 शायद पीएचडी का हुआ था, तो इसके अराउंड अगर आप इसके ऊपर आएँगे, तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो आपका पीएचडी हो जाएगा, पीएचडी में हो जाएगा आपका। तो गलती से नहीं करेंगे आप तीनों में डालेंगे, जेआरएफ भी, नेट भी और पीएचडी भी। तो आप मुझे बताइए क्लास का क्या कल हम करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम कल फिर क्लास लेंगे। अगर नहीं तो वो आप बता दीजिए मुझे, उसके बाद हम क्लास को रखते हैं, टाइम हो चुका है। बताइए मुझे, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो आएगी, नेक्स्ट जो सैटरडे है, उस दिन आपका टेस्ट है 2 यूनिट्स का, 3 एंड 10, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 10 का टेस्ट होगा। बताइए मुझे जल्दी से, शाबाश। जवाब दीजिए सोफिया, अब्दुल, अरीबा। बाकी भी जवाब दीजिए। फिर 1 बच्चा क्लास में होगा तो क्लास जो है फिर अच्छी ही लगती है, इसमें आना एक बच्चा होता है, फिर मज़ा नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, कल हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। फिर भी क्लास हम नहीं ले पाए तो फिर मैसेज छोड़ दूँगी यहाँ पे। तो कोशिश करूँगी कल हम अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो भी जो है जदीदत और माबाद जदीदत बचेगा, उसको हम मंडे को फिर कवर करेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू अगर जो मुझे लगेगा तो मैं मैसेज कल डाल दूँगी, ठीक है? क्लास होगी तो फिर आपको पता ही है, अगर नहीं हुई तो फिर मैं मैसेज छोड़ूँगी, ठीक है? तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।